गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का जो हमारा चैप्टर था टाइप्स ऑफ बोरोर एंड टाइप्स ऑफ लेंडिंग में हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब पार्टनर, कोई एक साथी। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप दैट सबसिस्ट बिटवीन पर्सन इन ए बिजनेस इन कॉमन विथ ए व्यू पॉइंट ऑफ प्रॉफिट। किसी भी देखिए, किसी भी फॉर्म है या किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हुआ कि कोई दो आदमी आए, तीन आदमी आए, चार आदमी आए, ठीक है, उन्होंने मिलकर एक कंपनी खड़ी की और उसमें अपना अपना कैपिटल पूंजी लगाया और फिर उसके बाद बिजनेस शुरू हुआ। और बिजनेस के बाद जो सेल्स हुआ, सेल्स के बाद जो है खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो इनका अल्टीमेट ध्येय होता है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसमें क्या मेन उद्देश्य होता है कि ये पार्टनर जितने होते हैं ये एग्री होते हैं एक दूसरे को प्रॉफिट जो भी अर्निंग होगा उसको शेयरिंग करने के लिए। ए पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु आर पार्टनर इन द फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप क्या है? इज नॉट ए सेपरेट लीगल पर्सन, ये कोई सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है। ठीक है, हु आर पार्टनर इन द फॉर्म। ठीक है, हाउएवर ए फॉर्म में सू एंड बी सूड इन द फॉर्म नेम। फर्म जो है फिर भी फर्म जो होता है, फर्म को कैसे देखा जाता है? लेकिन फर्म जो है उसके ऊपर जो अभियोग चलाना होता है या सूट करना होता है वो क्या, उसके ऊपर अगर कोई मान लीजिए कि ठीक है, आप जो है कोई सूट फाइल कर दिए या क्लेम कर दिए तो उस पर क्या होगा? ये देखा जाएगा फर्म के नेम से, पार्टनरशिप फर्म के नेम से, किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से नहीं। सेक्शन 18 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रीड्स, कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ ए फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म। पार्टनरशिप में जो पर्सन होता है वो क्या काम करता है? एजेंट के रूप में। किसके लिए? जिसका मेन उद्देश्य क्या है? बिजनेस करना, फर्म के लिए। एनी पार्टनर इन द ट्रेडिंग पार्टनरशिप, ठीक है, कोई भी पार्टनर जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप में है एज अपोज टू नॉन ट्रेडिंग दैट इज वन फॉर्म ऑफ सोलिसिटर्स एंड अकाउंटेंट। ये ठीक है, पार्टनर इन ट्रेडिंग पार्टनरशिप फॉर्म, ही हैज सर्टेन इम्प्लाइड पावर्स, उसके बाद कुछ सर्टेन इम्प्लाइड पावर होता है। ही सी हैज ए इम्प्लाइड पावर टू बाइंड हिज पार्टनर बाय ड्राइंग एंड इंडोर्सिंग चेक्स and drawing, accepting the endorsing bills of exchange and making the endorsing of promissory notes। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, दो चीज होता है। अब एक तो हो गया कि पार्टनरशिप फॉर्म बनाई आपने P1, मान लीजिए इसमें जो है दो आदमी है, आपने जो है अकाउंट्स का राइट्स जो दिया वो हुआ कि नहीं कोई एक पार्टनर चलाएगा P1 या P2। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि नहीं जो भी होगा, जो भी रनिंग होगा या जो भी बिल्स होंगे या चेक्स होंगे वो P1 P2 के साइन के कारण ही होंगे, के साथ ही होंगे, मतलब ज्वाइंटली होगा। ये दो चीज होता है। A partner in a trading partnership has also the power to borrow the money on behalf of the firm, but only for the purpose of transaction incidental to the firm ordinary course of business। ठीक है, ये जो पार्टनर्स होते हैं जिस रूप में दिया गया, आइदर उसको पर्सनली एक पार्टनर, दूसरे पार्टनर ने इसको असाइन कर दिया, ठीक है आप सारे फर्म का काम आप ही करोगे, बदले में जो प्रॉफिट होगा आप हमको शेयर कर दो। पहला चीज हो गया। दूसरा ये होगा पार्टनरशिप में कि नहीं हम दोनों साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इन दोनों को राइट होगा या सिंगल को राइट होगा कि वो चाहें तो ट्रेडिंग पार्टनरशिप के लिए जो है फर्म के बिहाफ में बोरोइंग कर सकते हैं ताकि बिजनेस चल सके। ए पार्टनर इन द नॉन ट्रेडिंग पार्टनर फर्म हैज नो सच इम्प्लाइड पावर एक्सेप्ट पॉसिबली इन द ड्राइंग एंड इंडोर्सिंग द चेक्स। अब मान लीजिए नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म है, क्या होगा कि उसमें कोई ऐसा इम्प्लाइड पावर उनको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ड्राइंग और इंडोर्सिंग चेक। ठीक है, तो कहता है एनी पार्टनर इन ट्रेडिंग पार्टनरशिप हैज इम्प्लाइड पावर टू सेल और प्लेज एनी ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब क्या है, कोई भी जो पार्टनर है ट्रेडिंग पार्टनरशिप में है तो उसके पास पहले से पावर होता है कि वो चाहे तो सेल और प्लेज कर सकता है जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी खरीदी गई है पार्टनरशिप के नाम पे। हाउएवर ए बैंकर शुड गेट एनी मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट रिलेटिंग टू द मॉर्गेज बाय टाइटल डीड। हम लोग साइन कराते हैं ना जब भी मॉर्गेज करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। लेकिन क्या है, बैंकर को ऐसा नहीं कि उसको एक आदमी को राइट मिला है तो फिर उसी के भरोसे जो है उसी पार्टनरशिप फॉर्म की जो भी प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज कर दिया है, नहीं, सारे पार्टनर्स का उसमें जो है मेमोरेंडम पे साइन कराना है, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट। दिस इज सो एज देयर इज नो इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर वन पार्टनर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर
इन एक्सिक्यूटिंग मॉर्गेज डीड। इसमें क्या है, ये रीजन किस लिए है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 19 में कहा गया है कि मॉर्गेज के लिए किसी एक पार्टनर को राइट नहीं दिया गया है या राइट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सभी लोगों को ज्वाइंटली मॉर्गेज करना पड़ेगा, इधर वो P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, जो भी हो, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप फॉर्म बना हो। To obtain a legal mortgage over freehold or leasehold property belonging to the partnership, the concurrence of all the partner is necessary. सारे पार्टनर्स का concurrence जरूरी है, either in the mortgage deed itself or in the deed authorized by the partner to execute the mortgage on behalf of him and his partners. ठीक, अब मान लीजिए, ठीक है, इनमें कंकरेंस सारे लोगों का जरूरत है। अब किसी कारणवश मान लीजिए कि P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ठीक, अब ये कोई नहीं है, एक आदमी नहीं है, तो इसने क्या किया, किसी एक को राइट दे दिया, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, कुछ भी दिया कि नहीं हमारे बिहाफ में आप एक्ट कर लेना। मीन्स ये P1 जो है P4 का भी काम करेगा, P1 तो करेगा ही करेगा, P4 का करेगा, P2 P3 का करेगा। ठीक है, फर्दर ए पार्टनर कैन नॉट बी बाइंड हिज पेरेंट पार्टनर्स बाय गिविंग ए गारंटी और बिहाफ ऑफ द फर्म अनलेस इट इज कस्टमरी फॉर द फर्म और यूजुअल दैट पार्टिकुलर डेट टू गिवन सच गारंटी। ठीक है, तो कहता है पार्टनर जो है किसी पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता बाय गिविंग ए गारंटी और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म अनलेस इट इज कस्टमरी। ठीक है, अब आता है एज ए सेफ्टी मेजर आपको क्या करना है, आइदर गारंटी और एक्सप्रेस अथॉरिटी फॉर गिविंग द गारंटी शुड बी एक्सिक्यूटेड बाय ऑल द पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में एक सिंपल सा फंडा आप याद रखिए कि सारे पार्टनर्स को डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट करने चाहिए या कराने चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें जो है बाद में लफड़ा नहीं हो। एक चीज आप ध्यान देंगे, देखिए कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये है, इसमें पार्टनरशिप फॉर्म बहुत ही आप रेयर है कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाता है। कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि बाद में उसमें विवाद या डिस्प्यूट हो ही जाता है। तो ए पार्टनर डज नॉट हैव द इम्प्लाइड अथॉरिटी टू सबमिट द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन और टू कमिट हिज पार्टनर टू बीइंग पार्टनर इन अदर फॉर्म। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी पार्टनर है उसके बाद ऐसी अथॉरिटी नहीं दी गई है जो सबमिट कर सके कोई भी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में या टू कमिट हिज पार्टनर टू बीइंग अ पार्टनर इन अनदर फॉर्म। ठीक है, किसी अनदर फॉर्म में पार्टनर बनने के लिए। अब ये जो फॉलोइंग आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द पार्टनरशिप, क्या क्या होगा पार्टनरशिप फॉर्म का, देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, दो से ज्यादा पर्सन होंगे। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म गेट रिड्यूस्ड बाय एनी रीजन टू 1 इट विल सीज टू द एग्जिस्टेंस। मान लीजिए कि P1 है, P2 है, P3 है, मिलकर पार्टनरशिप बना, लेकिन ये किसी कारणवश नहीं है, तो ये पूरा पार्टनरशिप फॉर्म ही खत्म हो गया। The term person does not include forms. As such, two partnership cannot enter into the partnership. Along all the partners of the firm may form a separate partnership, provided the maximum number of partners does not exist. The prescribed number under Section 464 the Companies Act 2013, which shall not exceed 100. 100 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, The term person does not include forms. Such two partnership, दो पार्टनरशिप फॉर्म है, मान लीजिए P1 P2 पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप नहीं बना सकते किसी भी हालत में। ऑल्दो द ऑल पार्टनर्स ऑफ फॉर्म में सेपरेट पार्टनरशिप प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, उसमें कितने हो सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। पहले ये 20 था, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। हाउएवर एज पर द कंपनीज रूल्स 2014 द प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ 50 फॉर द पार्टनरशिप। 2014 में लेकिन उसको घटा के क्या किया गया था, पहले ये 20 था तो 2013 के अमेंडमेंट में 100 किया गया, बाद में उसको 15 किया गया, 50 कर दिया गया। सेकंड क्या कहता है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू डू ए बिजनेस फॉर अगेन दिस ब्रिंग्स आउट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप अमंगस्ट द पार्टनर, द एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। देखिए कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो हम लोग रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप क्या है, अनरजिस्टर्ड डीड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड भी हो सकता है, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड हो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप दे दो भैया, ताकि इससे क्या होगा कि एकदम श्योरिटी हो जाएगी कि ठीक है ये चीज एकदम ऑन रिकॉर्ड आ गया। वैसे ऑन रिकॉर्ड वो भी है, बट वो क्या है, उसका लीगल एंटिटी या लीगल एंटिटी उसका बन जाएगा। देयर मस्ट बी ए बिजनेस बीइंग डिफाइंड एज एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन एंड द बिजनेस टू बी कैरिड बाय मस्ट बी लीगल होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप टू मेक अ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव क्या है पार्टनरशिप का, प्रॉफिट बनाना। एंड सब्सिक्वेंटली टू दिस distribute between amongst partner to its agreed proportion।
इट इंश्योर शेयरिंग ऑफ लॉस टू, इसमें तो भाई केवल प्रॉफिट तो नहीं होगा, कभी लॉस भी हो सकता है, तो सबको शेयर भी करना है। इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन मे बिकम ए पार्टनर अंडर द डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग नॉट टू शेयर लॉसेज बट टू शेयर प्रॉफिट ओनली। ठीक है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाई आइदर बाई ऑल और बाई एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ द फॉर्म। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ये चाहे ज्वाइंटली करें या सिंगली करें, ये इन्होंने इसको राइट दे दिया होगा, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए चैरिटेबल सोसाइटी और रिलीजियस एसोसिएशन और ए बिल्डिंग स्कीम इज नॉट ए पार्टनरशिप। ये आप समझ गए होंगे। ऑल्सो क्लब इज नॉट पार्टनरशिप, क्लब क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। नाइदर ज्वाइंट हिंदू फैमिली जे HUF नॉर ए को-ओनरशिप इज अ पार्टनरशिप। शुड बी ए पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड। देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप की नहीं होना चाहिए। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। मैंने पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि आपको रजिस्ट्रेशन हो, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, बट प्रेफर किया जाता है कि वो रजिस्ट्रेशन उसका हो जाए। बट सर्टेन कंस्ट्रेंट फ्रॉम विच द अनरजिस्टर्ड फॉर्म कुड सफर इनकरेज पार्टनरशिप टू रजिस्टर्ड फॉर्म। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डज नॉट क्रिएट पार्टनरशिप, इट इज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन क्या करता है कि वो एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है पार्टनरशिप को। मैंने पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, जब पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो जाता है तो पार्टनर्स कैन नॉट अवॉइड लायबिलिटी ऑन ग्राउंड ऑफ दैट देयर इज नो पार्टनरशिप अमंग अस बिटवीन देम। अब जब आप रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप इसको कैसे करिएगा, अनरजिस्टर्ड डीड होगा तो कोई भी पार्टनर अगर उसमें के बीच में विवाद हो गया तो कह देगा मैं तो हूं नहीं इसमें, तब आप क्या करेंगे, तो इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दिस अफोर्ड प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर डीलिंग फ्रॉम विद द फॉर्म। अब कहता है सेक्शन 58-59 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, लेट डाउन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्शन 58 एंड 59 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं पार्टनरशिप फॉर्म का। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्म में बी डन एट एनी टाइम बाय फाइलिंग एप्लीकेशन। कभी भी आप जो है एप्लीकेशन फाइल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेक्शन 69 ऑफ द एक्ट सेज दैट बिफोर एनी सूट कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ द फॉर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड। वही है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप कोर्ट में केस फाइल करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए अच्छा है कि पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। Subsequent registration does not cure the initial defect of the institution of the suit. ठीक है। As per provision of section 69 the act A, neither the partner nor the unregistered firm can sue a third party to enforce a right arising out of the contract. अब अनरजिस्टर्ड फॉर्म होगा तो उसमें न पार्टनर न फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई केस कर सकते हैं या सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। एंड रजिस्टर्ड फर्म or its partners cannot claim a set off in proceeding instituted against firm by a third party to enforce the right arising from the contract। पता है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म है या इट्स पार्टनर कैन नॉट क्लेम, कोई क्लेम नहीं कर सकते सेटअप के लिए इन ए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द फर्म बाय ए थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी अगर उसको क्लेम कर देता है तो। While entering into the proposal of lending to the partnership firm, the following should be kept in mind। ठीक है, अगर आप प्रपोजल कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का तो आपको क्या करना है, हम लोगों ने पहले भी कहा द फर्म शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए। द पार्टनरशिप शुड बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर फाइंडिंग इफ देयर इज एनी प्रोविजंस दैट विल पुट टू लोन इनटू जेओपार्डी। अगर लोन उससे जो है प्रॉब्लम में आ सकता है तो आपको इस पहले क्या करना है, पार्टनरशिप डीड को पूरा पढ़ना है, स्क्रूटनी करना है कि उसमें कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है जिसके कारण जो है पार्टनरशिप जो लोन में है हमारे प्रॉब्लम आ सकता है बाद में इन फ्यूचर। इफ वन ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड कंपनी, बैंक चार्ज ऑन सिक्योरिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में कंपनी है तो आपको उसका आरओसी पे चार्ज रजिस्ट्रेशन कराना है। ये हो गया पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट बोरोवर हो सकता है, क्या होता है, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी क्या होगा, मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एंड रेगुलेटेड बाई कंपनी एक्ट 2013, जो 2013 के अगेंस्ट थी एक्ट से गाइड होता है वही लिमिटेड कंपनी। द एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1/4/2014, 1 अप्रैल 2014 को लिमिटेड कंपनी एक्ट आया था। द कंपनीज एक्ट 2030 अप्लाइज ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर एक्ट एंड इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज टू ऑल दोज फॉर्म द रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन एक्ट। ठीक है। द कंपनीज एक्ट अप्लाइज किस पे होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया
अंडर द एक्ट, एंड इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, मान लीजिए एग्जिस्टिंग कंपनी है, टू ऑल दोज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस एक्ट, जो प्रीवियस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है। A large number of companies incorporated under the Company Act 2013 and the previous act are borrowers of the bank. As such, very important that banker is aware of the legal aspect of the company. Legal aspect of the company से banker को क्या होना चाहिए, aware होना चाहिए. Unlike a partnership की तरह company is a legal person and has a perpetual entity as distinct from the members. ये क्या है, इसका एक perpetual entity होता है जो अपने members से डिस्टिंग करता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी भी 4 टाइप की होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज, चार्टर्ड कंपनीज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखिए 4 होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑल द 4। ये सबसे ज्यादा यही है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो शेयर मार्केट में है। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द पार वैल्यू ऑफ शेयर। जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है उसके जो शेयर वैल्यू है, ठीक है। Thus, in the event of winding of the company, they have to pay the amount if the remaining unpaid of share, remaining unpaid of the share। तो अगर मान लीजिए कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उनकी लायबिलिटी क्या होगा? दे हैव टू पे द अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर, शेयर्स के अगेंस्ट में कोई अनपेड रह गया था। If the shares are fully paid, there will no be liability on the members, even if the loss in excess of fully paid up share capital। तो देखिए कहता है if the shares are fully paid, there will no be liability on the members, even if the loss in the excess of the fully paid shares capital। In the event of winding up, balance over and above the loss, if any, will be paid up back to the share। जो भी होगा ओवर एंड अबव लॉस वो क्या होगा? शेयर होल्डर को बैक किया जाएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे हैव अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। और ये गारंटी के थ्रू है, एक हो गया ना, एक लिमिटेड बाय शेयर्स है, एक कंपनी होती है घर वाली, फेमिलियर कंपनी टाइप जिसको कह सकते हैं, जिसमें घर के ही लोग होते हैं, 4 लोग उसके मेंबर होते हैं, वो सब कैपिटल लगाते हैं। तो उनकी लायबिलिटी कितनी है? कंपनी की लायबिलिटी कितनी है? उसके शेयर के जो उसमें हिस्सा होगा उनका, एसेट जो इंक्लूड किया होगा उसके बराबर। द अमाउंट गारंटी इज ओवर एंड अबव द शेयर कैपिटल, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी, इन अनलिमिटेड कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर फॉर डेट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। कंपनी का डेट एंड जो ऑब्लिगेशन होगा वो क्या होगा? द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर फॉर डेट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड, ठीक है। चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं? ट्रेडिशनली चार्टर्ड कंपनी, ट्रेडिशनली चार्टर्ड कंपनी इज वन विच हैज फॉर्म अंडर द चार्टर ऑफ द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के चार्टर के, क्राउन के राजा का जो थे, क्राउन ऑफ द इंग्लैंड। दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू इंडिया, ये हमारे यहाँ इंडिया में अप्लीकेबल नहीं। ये क्या हो सकता है? द कंपनी में बी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वन परसुएंट टू द अमेंडमेंट मई 2015 सेक्शन 2 ऑफ ICA 2013, the minimum paid up share capital requirement of 5 lakhs in case of public company and 10 lakh 1 lakhs in case of private company has been done away with, ठीक है। Consequently, the definition of private and public company stand amended, उसके हिसाब से अमेंड कर दिया गया। Accordingly, no minimum paid up capital requirement will now apply incorporating public as well as private company in India। उनके लिए क्या है? मिनिमम कैपिटल का क्या है? जो ये था उसको हटा दिया गया, जो सीलिंग थी, जैसे ये इसमें दिया ना, 5 lakhs in public company and 1 lakhs in private company। The share of a public limited company are listed in a stock exchange। public limited company का क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको हमने बोला कि फेमिलियर कंपनी है, इज वन वेयर इट हैज लेस देन 200 एंड मोर देन 2 मेंबर्स, ठीक है। 2 मेंबर से ज्यादा लेकिन 200 से कम होगा। प्राइवेट कंपनी हैज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड शेयर कैन नॉट बी ऑफर टू ए पब्लिक सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? उसको रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज। देखिए द ICA 2013 इंट्रोड्यूस न्यू कंपनी कॉन्सेप्ट विच वन पर्सन कंपनी भी इंट्रोड्यूस किया गया, OPC एंड ए स्मॉल कंपनी। एंड OPC इज वन विच हैज ओनली वन डायरेक्टर एंड वन शेयर होल्डर, whereas ICA 1956 रिक्वायर मिनिमम 2 शेयर होल्डर। तो ये जो हमारा एक्ट था 2013, उसके हिसाब से वन पर्सन कंपनी भी इंट्रोड्यूस किया गया एंड 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी।
These types of company are more suitable for the first generation entrepreneurs to run their business as OPC, one person company. अब कोई एक आदमी है वो अपनी कंपनी बनाना चाहता है, वही आदमी पहले तो 2 मैंडेटरी था मिनिमम, अब उसको सिंगल कर दिया. एन ओपीसी में लॉस इट्स स्टेटस इफ पेड अप कैपिटल एक्सीड 50 लाख और एवरेज एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ इन 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग कंसेक्यूटिव. अब